नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कर्नाटक में बीजेपी को तगड़े झटके लगे हैं, दो दो झटके एक साथ लगे हैं। हम दो चुनावी सर्वे की बात कर रहे हैं, जिसमें एक में कांग्रेस को बहुत आसानी से स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है और दूसरे में वो स्पष्ट बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका तोड़ बीजेपी क्या निकाल सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री सांप को मुद्दा बनाने में लगे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसका डटकर मुकाबला कर रही है। और प्रियंका गांधी भी कह रही है ये पहला प्रधानमंत्री है जो आपकी व्यथा सुनने के बजाय खुद की व्यथा बताने लग जाता है। इस तरह की बातें कही जा रही है। तो कांग्रेस लगातार हर मोर्चे पर बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है, बीजेपी उस एजेंडे के पीछे दौड़ रही है। कांग्रेस ने 40% कमीशन वाली सरकार कहा तो मोदी जी ने कह दिया कांग्रेस की तो 85% कमीशन वाली सरकार रही है। हिंदुत्व का मुद्दा, रेवड़ी बांटना और हिंदू मुसलमान करना। मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी का जो घोषणा पत्र सामने आया है उसके बाद वो तीन चीजों पर ही जोर दे रही है और चौथा मोदी की रैलियों पर वो भरोसा कर रही है कि अगले 7-8 दिन जो बचे हैं चुनाव प्रचार में उसमें मोदी माहौल को बदलने में कामयाब हो पाएंगे। कितना बदलने में कामयाब हो पाएंगे ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि दो जो सर्वे कह रहे हैं उसमें एक में बीजेपी को 5% कांग्रेस से कम वोट मिल रहा है और एक में 10% कांग्रेस से कम वोट मिल रहा है। चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते, सबसे पहले ई दिना का एक सर्वे का ध्यान पर नजर डालते हैं। ई दिना सबसे बड़ा सर्वे है, 183 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है। 224 में से करीब 40,000 लोगों से पूछा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 16 बूथ पर यहाँ के लोग गए हैं और इनमें से हर बूथ पर 25 लोगों से बातचीत की गई है। और यह सर्वे कहता है कि कांग्रेस को 43% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 33% वोट मिल सकता है। यह सर्वे कहता है कि कांग्रेस को 132 से 140 सीटें मिल सकती हैं, बहुमत के लिए 113 चाहिए। बीजेपी को 57 से 65 सीटें मिल सकती हैं और जनता दल एस कुमारस्वामी को 16% वोट के साथ साथ 19 से 25 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में और भी क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एबीपी न्यूज का एक ताजा सर्वे देख लेते हैं जो कि बीजेपी के लिए थोड़ा आश्वस्त करता है लेकिन कांग्रेस को और ज्यादा आश्वस्त भी करता है। इसमें बीजेपी को 35% और कांग्रेस को 40% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। जनता दल एस को 17% वोट, कांग्रेस को सीटों की संख्या 107 से 119, 107 में तो त्रिशंकु बनती है लेकिन 119 में अपने दम पर वो बहुमत में आती दिखती है। बीजेपी को 74 से 86 सीटें और जनता दल एस को 23 से लेकर 35 सीटें मिल सकती हैं। हार जीत का ये गलती होने का जो मार्जिन है +-2 से +5% बताया जा रहा है, जो अच्छा खासा मार्जिन है। लेकिन ई दिना का सर्वे और डिटेल में जाए तो वो बीजेपी के लिए चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि ये सर्वे कहता है कि 2/3 लोग सरकार से खुश नहीं हैं, यानी हर 3 में से 2 आदमी सरकार को बदलना चाहते हैं। और बीजेपी के समर्थकों की भी बात करें तो 27% सरकार से, अपनी ही सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। बीजेपी के जहां तक विधायकों की बात है तो 58% लोग एंटी इनकम्बेंसी को मुख्य वजह बता रहे हैं, यानी 58% विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 42% के खिलाफ, बीजेपी के विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उधर कांग्रेस की बात करें तो इसका उल्टा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर जो 58% जो विधायक हैं उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, 42% विधायक हैं उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के साथ लिंगायत भी आधे आधे ही हैं, जबकि इस बार बीजेपी ने लिंगायतों को 68, पिछली बार 61 सीटें दी थी, इस बार 68 सीटें दी हैं। लेकिन थोड़ा सा उनका गेम प्लान गड़बड़ाया, बीच में उन्होंने ये इस तरह की संकेत देने शुरू किए जैसे लिंगायतों के अलावा भी अपनी वो राजनीतिक विस्तार करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर लक्ष्मण सेवड़े और फिर जगदीश शेट्टार पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। दोनों बड़े लिंगायत नेता हैं, तो लिंगायतों की बैठक हुई जिसमें इस तरह के भाव दिए गए कि सिर्फ लिंगायत ही मुख्यमंत्री बनेगा, इससे दूसरी जातियों
में थोड़ी सी निराशा की भावना, ऐसा माना जा रहा है। और इस बार फिर इसकी कमी को पूरा करने के लिए 68 सीटें लिंगायतों को दी गई है। 87% कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि सरकार जानी चाहिए। जेडीएस के 88% कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जानी चाहिए। जो सवर्ण जातियां हैं 57% बीजेपी के पक्ष में है। लिंगायत करीब करीब 50% बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी। वो चाहेगी कम से कम 70% तो 75% तो आंकड़ा होना ही चाहिए। लेकिन जहां तक एससी, एसटी, मुस्लिम और ओबीसी में कुर्बा जातियां हैं, वो सब भी बीजेपी से खुश नहीं है। मुसलमान तो 86% कह रहे हैं कि हम बीजेपी से खुश नहीं हैं। और कुर्बा जैसी एक अन्य ओबीसी जाति में भी ये आंकड़ा 84% के पार बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये दोनों जो सर्वे आए हैं, ये कहानी बीजेपी के लिए कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। इसकी भरपाई बीजेपी इस रूप में शायद कर रही है क्योंकि कोस्टल कर्नाटक में एबीपी न्यूज के अनुसार बीजेपी बहुत आगे है, बाकी सब जगह पिछड़ी हुई है। देखिए, नॉर्थ कर्नाटक का जो मुंबई कर्नाटक वाला हिस्सा है जहाँ लिंगायत है, वहां पर बीजेपी हमेशा से आगे रही है। लेकिन इस सर्वे में कांग्रेस बराबर की टक्कर दे रही है। सेंट्रल कर्नाटक में भी बीजेपी आगे रही है, बेंगलुरु और उसके आसपास इलाके में, लेकिन कांग्रेस टक्कर दे रही है। जेडीएस मैसूर में बहुत आगे है, टक्कर दे रही है। बाकी जगह जो ट्रेडिशनल रूप में कांग्रेस आगे रहती है, हैदराबाद कर्नाटक में, वहां बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस बहुत आगे है। और जेडीएस का जो गढ़ है मैसूर, वहां तो बीजेपी के लिए खाता खुलना भी मुश्किल हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो अलग अलग रीजन में बांटा जाता है कर्नाटक में सुविधा के लिहाज से, वहां पर आमतौर पर कोस्टल कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी कहीं भी अच्छी स्थिति में नहीं है। और कोस्टल कर्नाटक में भी संघ काम करता रहा, वहां पर हिंदू मुसलमान होता रहा है, हलाल हलाला ये सारी चीजें उठती रही हैं। तो क्या बीजेपी ने अब सबक लिया है और जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम अगर सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। एनआरसी की भी बात कही गई है। इससे पहले आप जानते हैं अमित शाह भी ये बात कह चुके कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो मुसलमानों को 4% का कोटा रिजर्वेशन का दे देगी और लिंगायतों में से या वोकालिगा में से या दलितों में से या आदिवासियों में से किसका काटेगी। ये भी कह दिया कि दंगे होंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो पीएफआई पर से बैन कांग्रेस हटा देगी। अब रेवड़ियां बांटने का सिलसिला, पहले कांग्रेस की रेवड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता आलोचना करते रहे कि कांग्रेस जो गारंटियां दे रही हैं उनकी खुद की वारंटी खत्म हो गई है। अब वो खुद 7 तरह की ए पर ध्यान दे रही है, जिसमें ए से अन्न भी है, ए से आरोग्य भी है, ए से अक्षरा भी है। आधा किलो हर बीपीएल फैमिली को आधा लीटर नंदनी दूध देने की भी बात हो रही है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में 224 में से 154 सीटें देहाती सीटें कहलाती हैं और नंदनी बनाम अमूल दूध को लेकर कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। अब कांग्रेस ने कहा कि 10 किलो चावल वो देंगे बीपीएल फैमिली को, तो बीजेपी का कहना है कि वो भी 5 किलो अन्न श्री हर महीने बीपीएल फैमिली को देंगे। बीपीएल फैमिली को साल में 3 बार गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। तो इस तरह की रेवड़ियां बांटने का चलन बीजेपी में भी अब शुरू हो गया है। पहले भी था, लेकिन बीजेपी इसको लोक कल्याणकारी और तमाम चीजों की आड़ में या उसका आवरण दिलाती रही थी और कांग्रेस भी इसी तरह की बात कर रही है। तो चुनाव कर्नाटक में दिलचस्प हो गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगले 7-8 दिन में प्रधानमंत्री कितनी चीजें बदल सकते हैं। हालांकि आंकड़े भी इसके बहुत ज्यादा गवाही नहीं देते। कुल मिलाकर कुछ लोग कह रहे हैं कर्नाटक का चुनाव हिमाचल के चुनाव की तरफ जाता दिख रहा है, जहां पर भी प्रधानमंत्री कई बार गए थे, बहुत सी अपील भी की थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल में बीजेपी हार गई थी, सत्ता में वो दोबारा नहीं आ पाई थी। तो क्या कर्नाटक में भी यही सब होने वाला है? वैसे भी यशवंत देशमुख का कहना है, जो सी वोटर के मालिक हैं, कि 2014 के बाद से देश में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें से सब जगह प्रधानमंत्री गए हैं, लेकिन 50% चुनाव ही बीजेपी जीत पाई है। यानी सक्सेस रेट विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का भी 50% से ज्यादा नहीं है। तो ये चीज भी बीजेपी के हक में उस रूप में कम से कम आज की तारीख में जाते हुए दिखाई नहीं देती। हालांकि अभी भी 8 दिन है, लोग कह रहे हैं धन बल का उपयोग होगा, पैसों का ज्यादा जमकर उपयोग होगा,
प्रधानमंत्री के दौरे होंगे, कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसी सांप वाली गलती की, एक आध गलतियां शायद कांग्रेस के नेता और कर जाएं जिसका फायदा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाने की कोशिश करेंगे। और अंततः बीजेपी का तो एक ही मकसद है, त्रिशंकु विधानसभा। एक बार त्रिशंकु विधानसभा बन जाए तो फिर ऑपरेशन लोटस के जरिए सत्ता हासिल की जा सकती है। हालांकि ई दिना का सर्वे कहता है कि 42% लोग ऑपरेशन कमल के खिलाफ हैं। उनको लगता है कि इस तरह के ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, लेकिन जब सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो तो फिर ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती नहीं है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और इसके अलावा विजय विद्रोही पेज है फेसबुक पर, जिसके जरिए आप इससे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।